बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर ये था सेकंड, बैंकिंग और फाइनेंस की बात अपन कर रहे हैं आज। और बैंकिंग और फाइनेंस में अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बातचीत की थी। आज हम क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट का तात्पर्य यहाँ साख से है। साख का मतलब आपकी बाजार में क्या स्थिति है, आपको बाजार से क्या मिल सकता है। सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में साधारणतः व्यक्ति भी ये करता है कि इस व्यक्ति की साख अच्छी है, इस व्यक्ति की साख अच्छी नहीं है। साख का मतलब क्रेडिट, अंग्रेजी में इसको क्रेडिट के नाम से जानते हैं। क्रेडिट का तात्पर्य ये कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय में आपको किस लिमिट तक साधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। और क्रेडिट क्रिएशन इसलिए किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक संस्थाएं अपने व्यवसाय को अनवरत जारी रखने के लिए बैंकों के माध्यम से साख प्राप्त करते हैं। और जब साख प्राप्त करती है तो वो विभिन्न प्रकार की साख होती है। साख के प्रकार अलग अलग हैं और आज हम उन साख के प्रकारों पर विचार करेंगे कि कौन कौन से तरह की या कितनी तरह की साख सामान्य तौर पे बैंकिंग इंडस्ट्री उपलब्ध करवाते हैं और बाजार में प्रचलन में है, चलन में है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो साख की जब बात करोगे तो स्रोत के आधार पे, क्रेडिट ऑन सोर्सेज, स्रोत के आधार पे हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सामान्य तौर से व्यक्तिगत स्रोत हो सकता है, व्यक्तिगत स्रोत हो सकता है। दूसरा व्यवसायिक स्रोत हो सकता है। व्यक्तिगत स्रोत का मतलब ये कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह हैं और समाज में साख जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उधार देने का कार्य किया जाता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन का कार्य हो गया। वो कई लोगों को व्यवसाय करने के लिए अपने व्यक्तिगत साधनों के माध्यम से उधार देता है। जैसे ए ने बी को उधार दिया, बी ने सी को उधार दिया, सी ने डी को उधार दिया। तो ये स्रोत क्या था, सोर्सेज क्या है। तो व्यक्तिगत जो स्रोत होते हैं या व्यक्तिगत जो साख है उसमें हम शामिल करते हैं। व्यक्तिगत स्रोत में विभिन्न प्रकार के निजी व्यक्तियों के जो अधिकार क्षेत्र में आने वाले साधन हैं उन सबको शामिल किया जाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि व्यवसायिक स्रोत का मतलब व्यवसाय है बहुत सारे और वो व्यवसाय दूसरे व्यवसायियों को माल उधार देते हैं। तो एक तरह से ये क्रेडिट क्रिएशन का कार्य हो गया। और विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं, विभिन्न प्रकार की फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, विभिन्न प्रकार के और संस्थागत जो फाइनेंस का कार्य करते हैं, वो उधार देने का जो कार्य करते हैं, वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के लिए वहाँ व्यक्तिगत साधन की बजाय व्यवसायिक साधन का काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो स्रोत है इसका वो है आपका विभिन्न प्रकार का सार्वजनिक और संस्थागत, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे सारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं सार्वजनिक, जिनको कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र के जितने भी बैंक संचालित होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से जो धन जमा कराते हैं उस जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखते हुए शेष वो साख के रूप में जारी करते हैं, शेष को साख के रूप में जारी करते हैं। तो ये संस्थागत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा जो जारी की जाती है वो व्यक्तिगत साख हो गई, विभिन्न प्रकार के जो संस्था के द्वारा जारी की जाती है वो संस्थागत हो गई और उसके उपयोग के अनुसार अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री जारी करती है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी किया जाता है या व्यवसाय के द्वारा जारी किया जाता है। बिजनेस जो करने वाले हैं उनको सबको हम शामिल करते हैं। फिर दूसरी बात आती है समय अनुसार साख। समय अनुसार का मतलब 3 प्रकार के समय को सामान्य रूप से हम बैंकिंग इंडस्ट्रीज में और व्यवसायिक दृष्टिकोण से मानते हैं। पहला है अल्पकालीन। अल्पकालीन जो सामान्य रूप से बहुत ही छोटा पीरियड है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो हम ये मानते हैं अल्पकाल में कि वर्ष भर की जो सीमा होती है उसके लिए जो साख जारी की जाती है, वर्ष भर की और वर्ष भर से कम जो सीमा होती है उसको हम सामान्य रूप से अल्पकाल का समय मानते हैं। तो अल्पकाल के लिए कुछ साख जारी करते हैं, कुछ संस्थाएं करते हैं, कुछ व्यक्ति करते हैं, कुछ बैंकिंग इंडस्ट्रीज करती हैं, कुछ व्यवसायी करते हैं,
कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ कॉरपोरेशन देते हैं अल्पकाल के लिए, जैसे बाजार में 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपको उधार मिलती है, तो वो अल्पकाल का समय हो गया है। कुछ होती है दीर्घकाल के लिए, जैसे किसी बैंकिंग इंडस्ट्रीज पर जाओगे आप अपना व्यवसाय और उद्योग करने के लिए, तो आप दीर्घकाल के लिए यानी वर्ष से अधिक सीमा, दीर्घकाल का तात्पर्य यहाँ 1 वर्ष से अधिक सीमा का है, जैसे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए संस्थाएं जो साख जारी करती हैं वो दीर्घकाल में होगी। तो शॉर्ट टर्म में जो विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है क्रेडिट की, इसकी क्रेडिट की जो फैसिलिटी दी जाती है वो अल्पकाल का समय हो गया, और जो अत्यधिक समय के लिए जिसको हम लॉन्ग टर्म में कहते हैं, जिसको दीर्घकाल कहा जाता है, लॉन्ग टर्म को हम सामान्य रूप से व्यवसायिक भाषा में दीर्घकाल का समय कहते हैं। तो समय के अनुसार साख का तात्पर्य कि वो साख जो कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए या सीमित समय के लिए प्रदान की जाती है वो अल्पकाल में होगी, और जो वर्ष और वर्ष से अधिक की सीमा होगी, कई वर्षों तक के लिए साख जारी की जाती थी, वो दीर्घकाल के लिए होगी। इसी प्रकार उपयोग की बात हम कर सकते हैं। उपयोग के अनुसार भी साख का कैटेगराइजेशन हमने 3 प्रकार किया है। उपयोग के अनुसार जब हम बात करते हैं तो जैसे मैं साख लेता हूँ या मुझे साख प्रदान की जाती है, या कृषक को साख प्रदान की जाती है, या व्यवसायी को साख प्रदान की जाती है, या किसी उद्योग को साख प्रदान की जाती है, या किसी व्यवसायिक संस्थान को साख प्रदान की जाती है, अलग अलग होगी ना। जैसे व्यक्तिगत कार्य के लिए जो दिया जाता है, जैसे भवन निर्माण का कार्य, भवन निर्माण का कार्य व्यक्ति विशेष के लिए होता है, परंतु उसी साख का उपयोग अगर मैं किसी व्यवसाय के संचालन में करता हूँ तो वो व्यवसायिक साख हो गई। यहाँ उपयोग उसका कहाँ किया जा रहा है, जैसे सार्वजनिक जो साख है, विभिन्न प्रकार की सरकारें सार्वजनिक निर्माण के लिए पुस्तकालय का निर्माण करना है, औषधालय का निर्माण करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, ये सार्वजनिक साख हो गई, जिसका उपयोग अलग हो गया। सभी लोगों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए, सभी प्रकार के साधनों के लिए जो उपयोग की जाती है उसको सार्वजनिक रूप से हम कह सकते हैं, यानी सब मिलकर के जो साख का उपयोग करते हैं वो सार्वजनिक हो गई। किसी व्यक्ति विशेष के उपयोग में आती है, जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी व्यक्तियों के एक समूह ने रहने के लिए घर बनाया और उसको उधार लोन लेना पड़ा, उसने किसी बैंकिंग इंडस्ट्री से उधार ऋण लिया, जिसको हम सामान्य रूप से हाउस बिल्डिंग एडवांस कहते हैं, या भवन निर्माण के लिए लोन जो लिया उसने, उस ऋण का उपयोग उस भवन के निर्माण में किया गया, तो वो व्यक्तिगत हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं बाजार से, आजकल बाजार में आप देख रहे हैं सीजन चलता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए जीरो इंटरेस्ट पे आपको साख दी जाती है कि जो भी आर्टिकल बाजार से आप खरीदोगे वो जीरो इंटरेस्ट पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो वो उपभोक्ता की साख हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई औषधालय बनाना है, और औषधालय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम ऋण लेते हैं, या सड़क बनानी है या पुल बनाना है, तो विभिन्न प्रकार के एशियन बैंक से जैसे हम उधार लेते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो उधार लेते हैं, वो सारा का सारा उधार हमारा संस्थागत हो जाता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। या मान लीजिए सरकार लेती है सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए, तो वो जो धन है या वो जो राशि है वो साख की सरकारी कहलाएगी, उसको हम सरकार के अनुसार काम में लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जैसे उद्योग स्थापित करने के लिए लिया आपने, या एग्रीकल्चर के लिए ली, एग्रीकल्चर के लिए जैसे बीज है, खाद है, ट्रैक्टर है, या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या उपकरण खरीदने के लिए ली, तो वो एग्रीकल्चर साख अलग अलग प्रकार से मिलती है। कुछ बैंक एग्रीकल्चर की साख प्रदान करते हैं, कुछ बैंक प्रदान नहीं करते। तो कहने का मतलब ये कि जैसा जैसा उसका उपयोग होता उसी प्रकार से साख का नाम दिया जाता है। अगर उपभोक्ता करता तो उपभोक्ता साख हो गई, व्यवसायी करता तो व्यवसायिक साख हो गई, उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाता तो वो औद्योगिक साख हो गई, सार्वजनिक निर्माण के लिए किया जाता तो उसको सार्वजनिक निर्माण की साख के नाम से जानेंगे। तो कहने का मतलब ये कि वो साख जिसका उपयोग अलग अलग कार्यों में, अलग अलग उद्देश्यों के लिए और अलग अलग स्थानों पर किया जाता है, उसके अनुसार साख को हम वर्गीकृत करते हैं। इसीलिए इन टुकड़े हमने करने की कोशिश की है। ये उपयोग के अनुसार है। क्षेत्रानुसार साख की बात कर रहे जैसे किसी विशेष एरिया के लिए, क्षेत्र का मतलब है कौन से एरिया के लिए, जैसे शहरी और ग्रामीण, शहरी
ग्रामीण विकास के लिए। दो प्रकार के साधन, यानी सामान्य रूप से जो क्षेत्र हैं वो दो ही प्रकार के हम देखते हैं कि एक हमारे राष्ट्र में ग्रामीण एरिया है और दूसरा हमारे राष्ट्र में शहरी एरिया है। तो जो साथ आप दे रहे हैं वो किस एरिया के लिए दे रहे हैं? जैसे सीकर में आप इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए साथ प्रदान करते हैं तो सीकर का इंडस्ट्री एरिया डेवलप होगा, या सीकर शहर विकसित होगा तो वो शहर की होगी, या शहर में आप व्यवसाय संचालन के लिए दे रहे हैं, या शहर में आप पुल निर्माण के लिए दे रहे हैं, या सड़क निर्माण के लिए दे रहे हैं, तो वो विकास हो गया। अब मान लीजिए आप उसी साख को ग्रामीण तबके में वितरित करते हैं या ग्रामीण तबके में जारी की जाती है संस्थाओं के द्वारा। जैसे ग्रामीण तबके में सामान्य रूप से क्या किया जा सकता है? एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, लघु उद्योगों के लिए किया जा सकता है, कुटीर उद्योगों के लिए किया जा सकता है, या यूँ कह दीजिए छोटे बड़े जो धंधे हैं, ग्रोसरी की दुकान है या परचून की दुकान है ग्रामीण पे, यानी वो स्थान जहाँ पंचायत राज का संचालन होता हो, जहाँ शासन व्यवस्था पंचायत राज की हो, वो ग्रामीण इलाका है जहाँ लगभग 5000 और उसके आसपास की जनसंख्या निवास करती हो, और वो स्थान जहाँ 5000 से ऊपर हो और जहाँ नगर पालिका, नगर निगम और निकाय के द्वारा शासन का संचालन किया जाता हो, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हमने, थोड़ा सा अंतर किया है कि शहरी व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था। तो दोनों में जो साख का बंटवारा किया जाता है उनके अनुसार हम क्षेत्र के अनुसार उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र के लिए जो साख जारी की जाती है, राष्ट्र के लिए जो राष्ट्रीय साख जिसको हम कहते हैं नेशनल जो क्रेडिट करती है, इसी प्रकार से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्रेडिट देता है, उधार देता है। आपने सुना होगा कई बार कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य लेन देन किया जाता है और उस लेन देन को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, तो वो आपकी अलग अलग होगी। तो क्षेत्र के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक वह क्षेत्र जो शहरी है और दूसरा वह क्षेत्र जो ग्रामीण है, दो रूप से हम इसको बांट सकते हैं। और तीसरी हम बांटे तो राष्ट्रीय साख की बात कर सकते हैं, और चौथी है इसको इसी भाग में लें तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात इसके अनुसार कर सकते हैं। तो हम 4 प्रकार से इसके टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। और जैसे स्रोत के अनुसार है, समय के अनुसार साख है, उपयोग के अनुसार साख है, क्षेत्र के अनुसार साख है, वैसे सुरक्षा के आधार पर सिक्योरिटी के अनुसार। जैसे मान लीजिए सुरक्षित साख, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्रीज एक लोन देती है सिक्योर्ड या सुरक्षित, जिसको आप कह सकते हैं। सिक्योर्ड लोन होता है जिसको मोर्गेज भी कह सकते हो आप, यानी किसी व्यक्ति को उधार देते समय उसके एवज में संस्थाओं ने अपने पास गिरवी के रूप में क्या रखा है। मोर्गेज का मतलब ये कि गिरवी के रूप में क्या रखा गया है। सुरक्षित का मतलब जैसे आजकल आप सुनते हो कई बार बैंकिंग इंडस्ट्री से कि गोल्ड लोन दिया जाता है, गोल्ड लोन प्रदान किया जाता है। गोल्ड लोन प्रदान करने का मतलब ये कि आपके पास जो सोना है वो संस्था के पास गिरवी रखा जाएगा, और उस सोने के बदले में आप उसको उधार देंगे, तो वो क्या हुई? सुरक्षित उधार हो गई, सुरक्षित साख हो गई। आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को भवन निर्माण के लिए धन दिया है, परंतु उसकी जो भूमि है, उसके जितने भी कागजात हैं, जैसे उसका पट्टा है, उसका रजिस्ट्रीकरण है, या उसकी जो परमिशन है, उन सब को आप बैंक में सुरक्षित रखोगे, क्योंकि उस भूमि का जो टाइटल है वो बैंक के पास रखा गया है गिरवी के रूप में, तो वो सिक्योर हो गई, उसको हम सुरक्षित साख कहेंगे। अब इसके साथ साथ दूसरी जो बात है सुरक्षा के आधार पर, उसको कहते हैं असुरक्षित साख। और असुरक्षित साख का मतलब आपको धन बांटना है। जैसे सरकार की स्कीम आती है कई बार कि आपको इंडस्ट्रीज को उधार देना है और आप गिरवी रखने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसको उधार दो, तो वो उधार असुरक्षित हो गई। ऐसा कई बार होता है। जैसे हम एक शब्द ध्यान में लेते हैं एनपीए, और एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसी बैंकिंग इंडस्ट्री जिन्होंने बहुत ज़्यादा उधार दे दी, धीरे धीरे उधार को बढ़ाते गए, उधार को वो लगातार बढ़ाते गए और इस स्टेज में आ गए कि वो उधार वसूली करना मुश्किल हो गया, वो उधार रीपेमेंट होनी मुश्किल हो गई, तो फिर वो क्या होगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में मानी जाती है। वो असेट्स जो
परफॉर्म नहीं करती वो किसी प्रकार की, तो असुरक्षित साख होती है जिसमें किसी प्रकार का मॉर्गेज नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की है, जिसमें किसी साख के बदले में किसी प्रकार का कोई गिरवी नहीं रखा गया है, कोई आपके पास फिक्स एसेट्स ऐसी नहीं है जिसको आप आराम से रख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि वह साख जो सुरक्षित है उसको सिक्योर क्रेडिट कहते हैं। वो साख जो असुरक्षित, इसका मतलब जिसका आने की संभावना है या नहीं है। सामान्य रूप से परिवारों में भी हम देखते हैं जो व्यक्ति उधार देते हैं, कई बार आपको देखने का मौका लगा कि जो उधार देने वाला व्यक्ति है उसकी उधार डूबती है, और डूबने का मूल कारण ये होता है कि उसके पास सुरक्षित कोई साधन नहीं होता, और आपस में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, झगड़े जो होते हैं, आपस में जो तनाव जो होता है उधार को लेकर के, वो इसलिए होता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, और देने वाला ये कहता है कि मुझे मेरे रुपये आप लौटाओ। तो जहाँ सुरक्षा होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने सोना रख करके एक व्यक्ति विशेष ने उधार दे दिया, तो वो आपकी उधार कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसको सोना छुटाना होगा, देसी भाषा में जो गिरवी रखने का कार्य हो उसको वापस लेना होगा, और जैसे ही वो वापस लेने की कोशिश करेगा तो उसे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा क्रेडिट का जो कार्य किया जाता है, और क्रेडिट का पक्ष इतना मजबूत है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का संचालन इस क्रेडिट के आधार पर होता है। मैं तो कई बार उदाहरण देता हूँ कि अगर बैंकिंग इंडस्ट्रीज के पास जितने जमा करने वाले व्यक्ति एक साथ आकर के अगर खड़े हो जाए तो पैसे नहीं होते चुकाने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो हम 1 रुपये डिपॉजिट करते हैं उस 1 रुपये को वो 10 बार 12 बार टर्न अप करती है, यानी 1 रुपये से वो 10 बार उसकी क्रेडिट तैयार करता है, क्रेडिट क्रिएशन का कार्य करता है। एक व्यक्ति को उधार देती है, फिर दूसरे का जमा होता है, फिर तीसरे को देती है, फिर चौथे को देती है, तो ऐसे करते करते उसकी क्रेडिट की स्टेज बहुत बड़ी हो जाती है। और जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन का कार्य होगा या जैसे ही साख का सर्जन होगा, तो साख के सर्जन के साथ ही विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सामाजिक कल्याण की संस्थाएं, उनका डेवलपमेंट से क्रेडिट से ही हो सकता है, अन्यथा उसका संचालन करना या उनको आगे बढ़ाना या उनको समाजोपयोगी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रेडिट क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल की जाती है। और साख के जो प्रकार सामान्य रूप से साख के प्रकार का हो या साख का जो वर्गीकरण है वो हम स्रोत के अनुसार कर सकते हैं। कैसा स्रोत, सोर्सेज है उसका, हम समय के अनुसार यानी टर्म कितनी है उसकी, उपयोग यानी यूटिलिटी क्या है उसकी, कहाँ उपयोग में लाई जा रही है, उसके अनुसार कर सकते हैं। यानी वो शहरी है या ग्रामीण परिवेश के साथ इसके आधार पर कर सकते हैं, वो सिक्योर है या अनसिक्योर इसके आधार पर कर सकते हैं। आज की यही बात है।